नमस्कार, मैं शैला हिंदी अध्ययन विभाग से CNC PU कॉलेज चित्रदुर्गा। पाठ बड़े घर की बेटी, लेखक प्रेमचंद। हम पिछले कक्षा में आनंदी और उसके देवर लाल बिहारी सिंह के झगड़े के बारे में पढ़े थे। इस कक्षा में हम इन दोनों के झगड़े का परिणाम क्या कुछ होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। श्रीकंठ अपने पिता से कहता है कि मैं इतने सा बात नहीं जानता हूँ, इतना बात मैं जानता हूँ कि स्त्री को सिर पर चढ़ाने से क्या कुछ हो सकता है। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं क्या बहुत बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभाल गए और जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवता व्यवहार मुझे असह्य है। हमारे घर में मैं सारे गांव के सारे घरों में जाकर उनसे कहता हूँ और उनके घर को बचाता हूँ। वो सब हमारे घर में ही चले तो मुझे इस बात से बहुत असह्य होता है और हमारे घर में अन्याय चल रहा है, इसके साथ साथ पशुवता का व्यवहार भी चल रहा है। ये सुनकर, ये देखकर मुझे बहुत असह्य या दुख हो रहा है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। मेरे लिए ये क्या कम नहीं कि लाल बिहारी को मैं दंड दे सकता हूँ। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ये बात सुनकर बेनी माधव सिंह को भी बहुत क्रोध आया। ऐसी बातें और ना सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, ऐसे बात और नहीं सुन सकते। इससे उन्होंने क्या कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे अब कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन उससे भूल तो हो चुकी है, इसलिए तुम उसका कान पकड़ लो। वो छोड़कर तुम क्या कह रहे हो, घर छोड़कर जाता हूँ कह रहे हो, ये अच्छी नहीं है। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। ये सब होने से, ये क्या कुछ हमारे घर में अन्याय हो रहा है, ये सब देखकर भी मैं लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझ सकता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे, बेनी माधव सिंह कह रहे हैं तो स्त्री के पीछे जा रहे हो या अपने पत्नी का बात सुन रहे हो। श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं अपनी पत्नी का बात नहीं सुन रहा हूँ। लाल बिहारी का अविवेक का काम और क्रूरता का कारण मैं ये सब कह रहा हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। कौन? श्रीकंठ और लाल बिहारी। ठाकुर साहब लड़के को क्रोध शांत करना चाहते थे। ठाकुर साहब क्या करना चाहते थे? श्रीकंठ का क्रोध कम करना चाहते थे, लेकिन एक नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। ये मानना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि लाल बिहारी ने अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव के लोग ने हुक्के चिलम पीने के लिए इनके घर के सामने आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, अपने पत्नी के लिए पिता से लड़ने के लिए तैयार है, ये सुनकर गांव वालों महिला लोगों को बहुत खुश होने लगा। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वो गांव के महिलाओं को बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलने लगी। किनके आत्माएं? गांव के सारे महिलाओं की आत्माएं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे। उस गांव में बहुत कुटिल लोग भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इनके घर के नीतिपूर्ण बातों पर उस गांव के लोग मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबाता है, इसलिए वह दब्बू है। श्रीकंठ अपने पिता का ही बात मानता है और वो बहुत दब्बू है। दब्बू का मतलब दबा कर रहने वाला, अपने पिता से घबरा कर रहने वाला।
उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। कौन है इसमें किताबों का कीड़ा है? श्रीकंठ। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। बेनी माधव सिंह का ही बात श्रीकंठ मानते थे, वो इनका मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। गांव वालों के क्या उनके मन में था? ये घर अलग होना, ये शुभकामनाएं अब पूरा होने वाला है कहकर वो गांव के लोग समझते थे। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीदी दिखाने आकर बैठ गए। कुछ लोग हुक्का पीने और कुछ लोग उस गांव के टैक्स की रसीदी दिखाने के लिए वहां पर आ बैठे। किसे दिखाने? श्रीकंठ को दिखाने के लिए वहां पर आ बैठे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। बेनी माधव सिंह बहुत पुराने आदमी थे। पुराने आदमी का मतलब है भावना, उनका मन भावना से भर चुका था। इन भावों का ताड़ गए। इन भावों का ताड़ गया मतलब ये एक बहुत बड़े भावों का वृक्ष थे। कौन? बेनी माधव सिंह। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो, उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन विद्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। मेरे घर पर कुछ तो हो, लेकिन गांव वाले ताली बजाने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, तुरंत ही कोमल शब्दों में बोले, बेटा श्रीकंठ को बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो, तुम्हारा मन क्या कहता है वही कर दो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है, अब तो लाल बिहारी से अपराध हो चुका है। इलाहाबाद का अनुभव रहित चलाए हुए ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सके। ये तो पढ़े लिखे आदमी थे, भावनाओं को ये श्रीकंठ ने नहीं समझते थे। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकड़ों की उससे क्या खबर? इन्होंने डिबेट में अपनी ही तरफ का बात कर रहे थे। ये ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದು ವಿರೋಧ ಪರ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋರು ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ ಅನ್ನೋರು ಪರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಅದೇ ತರ ಇವನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ। अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर? इन हथकंडों की, ये गांव वालों की, हथकंडी का मतलब षड्यंत्र, इन गांव वालों के षड्यंत्र के बारे में इसको खबर भी नहीं या अंदाजा भी नहीं। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आया। बाप ने क्या बात को पलटा दिया, इससे श्रीकंठ को कुछ भी नहीं समझ सके। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। ये सब कहने पर भी बेनी माधव सिंह, ये सब कहने पर भी श्रीकंठ अपना ही बात करते थे। वो क्या था बात? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर ध्यान नहीं देते। बेनी माधव सिंह अपने पुत्र श्रीकंठ से कह रहे हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लाल बिहारी तो मूर्ख है, उसके बात पर तुम ध्यान मत दो। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। उसने क्या कुछ भूल किया है उसको क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। उसने क्या कुछ अन्याय का काम किया है, इसको मैं कभी भी क्षमा नहीं करता। ये तो वही घर में रहेगा या मैं रहूंगा। लाल बिहारी रहेगा या तो मैं रहूंगा इस घर में। आपको यदि वह अधिक प्यार है तो मुझे विदा कीजिए। लाल बिहारी पर आपको बहुत प्यार है, लाल बिहारी पर आपको बहुत प्यार है तो उसी को ही यहाँ पर ठहरने के लिए कह दो, मुझे विदा कर दो, विदा कर दो। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। का भी वह कितना मानना करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। बाप से ज्यादा
श्रीकंठ को ही मानता था और उसका मर्यादा करता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़का तक ना था। गुड़का का मतलब है उसको डांटा नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। लाल बिहारी के लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेकर आते। मुगदार की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। मुगदार का मतलब है व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी हुई मुगरी। ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಇವನು ಊರಿಂದ ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। पिछले साल जब उसने अपने से डयोडे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पचड़ा दिया तो उन्होंने पुलकित होकर, कौन पुलकित होकर? श्रीकंठ ने पुलकित होकर उसको 5 रुपये का इनाम दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। बड़ी ग्लानि हुई मतलब उसको बहुत संकट हुआ। वो फुट फुट कर रोने लगे। कौन रोने लगे? लाल बिहारी फुट फुट कर रोने लगे। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहे थे। अपने क्या कुछ अन्याय किया था इसके बारे में उन्होंने मन ही मन पछता रहे थे। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। भाई आने की एक दिन पहले उसका मन बहुत धड़कता था या हृदय धड़कता था, इसलिए घबराहट के कारण। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा? उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा? उनसे कैसे बोलूंगा? मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी? मैंने उनके सामने जाकर क्या कुछ बात कर सकता हूँ या उनके सामने मैं किस तरह खड़ा रहूंगा? उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, इस बात पर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाए। वह मूर्खता, उसने लाल बिहारी ने अपने मन में क्या कुछ समझ रहा था वो सब मूर्खता का बात था। परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसका मन क्या कह रहा था? मेरे साथ भैया अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा न गया। ಒಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬೈಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ। ಯಾರು? ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಹ। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने। कौन? लाल बिहारी सिंह। आंखें पोंछी जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था, कोई देखकर ये समझे कि मैं रोता था। जब आनंदी के द्वार पर आकर बोले, कपड़े बदलकर आनंदी के रूम के द्वार पर खड़े होकर बोले, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे। भैया तो निश्चय किए हैं कि उन्होंने मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। इससे पहले मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। जब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ। मैं यहाँ से चले जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। मैंने क्या कुछ आपके साथ किया है इसके बारे में मुझे क्षमा कर दो। इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर दो। वह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। ये बात कहते कहते आनंदी से ये बात कह रहा है। ये बात कहते कहते उसका गला भर आया। गला भर आया मतलब उसके आंखें में आंसू निकल आए। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़े थे, उसी समय श्रीकंठ सिंह
भी आंखें लाल किए बाहर से आए। यहाँ पर श्री लाल बिहारी सिंह खड़े थे। उसी समय श्रीकंठ लाल होकर मतलब क्रोध से वहां पर आए। तो खड़े देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और खतरा कर निकल गए। घृणा से द्वेष से उसके तरफ देखे और वहां से निकल पड़े, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। इस तरह लाल बिहारी के परछाई से दूर भागते हैं, उसी तरह वहां से निकल पड़े श्रीकंठ। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो श्रीकंठ से की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। लेकिन अपने मन ही मन उसने पछता रही थी। वो स्वभाव से ही दयावती थी। वो स्वभाव से आनंदी किस तरह थी? दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतना बढ़ जाएगा। इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये बात कहाँ आकर खड़े होगा या घर टूटने तक आकर खड़ा हो गया। उस पर एक भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। उसने श्रीकंठ आकर मुझसे इलाहाबाद चलेंगे कहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका राह सहा क्रोध भी पानी हो गया। ये बात सुनकर आनंदी में क्या कुछ थोड़ा सा क्रोध था, वो सब पानी में पानी हो गया। इसका मतलब वो क्रोध पिघल गया। वो रोने लगी। ये बात सुनकर वो रोने लगी। मन का मैला धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन का मैल धोने के लिए आंखों से जल आना या आंसू आना, इससे दूसरा कोई चीज नहीं है या वस्त्र नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, क्या लाला बाहर खड़े होकर बहुत रो रहे हैं? श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? तो मैं इस बात को लेकर क्या करो, रोने दो, कहकर श्रीकंठ ने आनंदी से कहा। आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहा से यह झगड़ा उठाया, मेरे जीभ को आग लगे, मैंने ये झगड़ा कहाँ से शुरू किया? श्रीकंठ, मैं ना बुलवाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे, उसको बहुत, उसका मन क्या हुआ है, बहुत दुख हो गया है, इसके कारण मन दुख होने का कारण वो कहीं चला जाएंगे, इससे आप पहले ही उसको अंदर बुला लो। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। श्रीकंठ लाल बिहारी ने कहा, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। आप ही मेरा प्रणाम उनको पहुंचा दो। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। इतनी सी बात कहकर उसने शीघ्रता से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने क्या बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ था, आनंदी ने बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और उसने बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? आनंदी कह रही है, तुम कहाँ जाओगे? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। और लाल बिहारी ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಆನಂದಿ ಅವನನ್ನ ತಡಿತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆನಂದಿ लाल बिहारी के। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहना योग्य नहीं हूँ।
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಅಲ್ಲ. ಆನಂದಿ, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆನಂದಿ ಲಾಲ್ बिहारी ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಾಲ್ बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा. मेरे बारे में ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಲ್ बिहारी ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿ, मैं ईश्वर को साक्ष्य देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैं नहीं है. ನಾನು ದೇವರ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला. ये सब देखकर श्रीकंठ का भी मन पिघल गया. उसके मन में क्या क्रोध था सब चल गया या पिघल गया. उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया. श्रीकंठ ने उस रूम से बाहर आकर लाल बिहारी को अपने गले से लगा लिया. दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए. ರೋಯೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಲ್ बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा. ಲಾಲ್ बिहारी ದುಃಖ ಭರಿತನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं ಸಹರ್ಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರುಂಗ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ. श्रीकंठ ने बहुत प्यार से लाल बिहारी को लल्लू कहकर बोला और इस सारे विषय को तुम भूल जाओ. ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा. ईश्वर भगवान चाहता है या मैं चाहता हूँ, ऐसा अवसर हमारे घर में कभी भी न आ सके. बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे. बाहर गए थे, बाहर से आते थे. दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए. दोनों भाई एक हो गए. ये देखकर बेनी माधव सिंह का मन बहुत पुलकित या खुश हो गया. बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है. बिगड़ता हुआ काम बना लेती है. बड़े घर की बेटियां कैसे होते हैं? बिगड़ता हुआ काम को ಬನಾ ಲೇತಿ ಹೇ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा. गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ ಗುಣಗಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆನಂದಿಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಬಡಿ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿಯಾ ಐಸಿ ಹಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಾವು ತಗೊಂಬಂದ ಸೊಸೆಯವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿಯಾ ಐಸಿ ಹಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.